बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की, जिन्हें आज भी अपने लीडर से नहीं मिलने दिया गया। कोर कमांडर पेशावर की सुहेल अफरीदी से मुलाकात का क्या नतीजा निकला और इस बात में कितनी सदाकत है कि ये मुलाकात जो है ये तलखी पर मुंतज हुई है, ख़त्म हुई है। बिलावर और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात के मकासद क्या हैं, ये मुलाकात कितनी कामयाब रही, इस पर भी बात करेंगे। मगर पहले जिक्र हो जाए कि सुहेल अफरीदी आज भी अडयाला जेल के बाहर अपने लीडर से मुलाकात का इंतज़ार करते रहे, मगर ये मुलाकात नहीं होने दी गई और वो वापस लौट गए। नाज़रीन, इक़्तिदार और इख्तियार पर काबिज़ हुकूमत को ऐसे मनाज़र दिखा कर शायद अपनी बरतरी और ताकत साबित करना मकसूद है, लेकिन नाज़रीन ये भी याद रखें कि ऐसे मनाज़र देख कर रियासत की साख को जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है उसकी किसी को फ़िक्र नहीं है। सुहेल अफरीदी आज सुबह सवेरे इस्लामाबाद पहुँच गए थे। पहले वो सुप्रीम कोर्ट गए। उनका कहना यह था कि चीफ़ जस्टिस साहब को मेरे कायद इमरान खान ने भी ख़त लिखा था, ना उसका कोई जवाब आया है, ना मेरे ख़त का कोई मौसर जवाब आया। उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ सुप्रीम कोर्ट आने का मकसद यही है कि हमें बताया जाए कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती चलनी है या डंडा चलना है। सुहेल अफरीदी ने मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का भी फैसला किया है। अच्छा नाज़रीन, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की कोर कमांडर पेशावर के साथ मुलाकात के चारों जानिब चर्चे हैं। नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसके बारे में बाज़ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं और बड़ा तरद्दुद और इत्माम करके ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मुलाकात का इख्तिताम जो है वो बहुत खुशगवार अंदाज में नहीं हुआ और तलखी पर यह मुलाकात ख़त्म हुई है। नाज़रीन, ये बिल्कुल गलत बात है कि इस मुलाकात का इख्तिताम तलखी पर हुआ है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये कोई नतीजा खेज़ मुलाकात साबित नहीं हुई, लेकिन इस मुलाकात में दोनों जानिब से पूरी तरह एहतराम और रख रखाव का दामन जो है वो किसी एक लम्हे के लिए भी हाथ से नहीं छोड़ा गया। इस बारे में जितनी भी अफवाहें हैं वो बिल्कुल अफवाहें ही हैं और हकीकत से उसका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं आपको पूरे यकीन के साथ बता सकता हूँ। हाँ, अलबत्ता जब उनको चीफ मिनिस्टर को कोर कमांडर हाउस जाने के लिए कहा गया था, उस वक्त एक आध जुमला ऐसा कहा गया था और वो दोनों तरफ से कहा गया था। ये मुलाकात या थोड़ी बहुत जो तलखी थी वो वहाँ पे हो सकती है हुई हो, लेकिन मुलाकात जो है वो बहुत ही कर्टियस अंदाज में हुई थी, उसमें कोई ऐसी सख्त बात नहीं कही गई। लेकिन मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि दोनों फरीक जो है, दोनों अतराफ़ जो है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रही, दोनों के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। यही वजह है कि इस मुलाकात के बाद सुहेल अफरीदी ने जो ख़िताब किया पेशावर हाई कोर्ट में, वहाँ पे भी उनके लबो लहजे में कोई नरमी देखने में नहीं आई और अगले रोज़ फिर आपने देख लिया कि उनको इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करवाई गई। अगर ये नतीजा खेज़ साबित होती मुलाकात, थोड़ा बहुत भी इसमें नतीजा खेज़ी होती तो वो ज़रखेज़ी में तब्दील हो जाती, वो मुलाकात हो जाती और इधर से कुछ लहजे में नरमी आ जाती। ऐसी कोई बात नहीं हुई। और आज भी आपने देखा कि सुहेल अफरीदी ने अपने मौक़िफ़ को ही आगे बढ़ाया। पेशावर हाई कोर्ट में इंसाफ लायर्स फोरम से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जजेस को पैगाम देता हूँ कि बेबस हो तो आवाम के सामने आ जाओ, वकला के सामने आ जाओ, सब बता दो, उसके बाद फिर हम जाने, वकला जाने, अवाम जाने और वो जाने। इस सवाल पर मतलब एक उनसे सवाल किया गया कि जी कोर कमांडर पेशावर उन्हें मुबारकबाद देने आए थे या उनका कोई ऑफिशियल, उन्होंने ख़ुद अपनी तरफ से ये जवाब दिया है, सवाल का जवाब दिया है कि जी वो मुबारकबाद देने आए थे, उनका ये ऑफिशियल विज़िट नहीं था। ठीक है, मतलब ये इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि ये कोई ब्रीफिंग भी नहीं थी। इसमें अभी कोई जो सॉलिड पॉइंट्स हैं जिन पर इख्तलाफ है सूबाई हुकूमत का और अफवाज पाकिस्तान का, उन मौज़ूआत पर अभी खुलकर बात नहीं हुई अलबत्ता। और इस मुलाकात की तवालत भी बहुत ज़्यादा नहीं थी जिसके नतीजे में कोई इनकार या इकरार की सूरत सामने आती। अभी ये इब्तदा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी जब उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा जी आईजी भी मेरे दफ्तर आएंगे, कोर कमांडर भी आएंगे, उन लोगों को इन लोगों को वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म के पास आना चाहिए, ना कि कोई डिग्गी में छुप कर इनके पास जाए। ये उनका एक जवाब था।
अच्छा नाज़रीन, मुल्की सियासत जो है वो नई करवट ले रही है, नई सफ़बंदियाँ हो रही हैं। यूँ लगता है कि पस पर्दा मखसूस क़ुव्वतें जो हैं वो भी कोई उनमें भी मूवमेंट हो रही है। बाज़ लोग तो इसे मरकज़ में किसी बड़ी तब्दीली के साथ जोड़ रहे हैं। बिलावल भुट्टो को मुतहर्रिक किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के दर दौलत पर हाज़िरी दी है। इस मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी के ज़राए का ये कहना है कि मुलाकात सिर्फ खैर सगाली के लिए थी। खैर सगाली की मुलाकात नाज़रीन कौन सी होती है? इतनी दूर से उठ के मौलाना फजलुर रहमान के पास जाना चेमानीदारत, क्या मतलब? ज़ाहिर है कि इसके पीछे मकासद थे। मौलाना ने भी इस मुलाकात के हवाले से कुछ ज़्यादा नहीं कहा। अलबत्ता शहर इक़्तिदार में इस मुलाकात के हवाले से बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हो रही हैं। बुनियादी तौर पर इस मुलाकात में जो अमूर ज़ेर बहस आए होंगे वो ये हो सकते हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि जी कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर नामजदगी पर बहुत सारे लोग परेशान हैं। हो सकता है कि बिलावल भुट्टो ये पैगाम लेकर मौलाना के पास पहुँचे हों कि जी पीपल्स पार्टी अपने 74 अरकान मौलाना की हमायत में लाने को तैयार है ताकि मौलाना को अपोजिशन लीडर बनवाया जा सके। मगर मौलाना ने खुद सहाफ़ियों को बताया कि जी वो अपोजिशन लीडर बनने के बिल्कुल भी ख्वाहिशमंद नहीं है। दूसरी बात जो बिलावल ने मौलाना से डिस्कस की होगी वो केपी के मामलात हो सकते हैं। ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मौलाना हर सूरत केपी के मामलात में अपने जुस्से से बढ़कर हिस्सा चाहते हैं। और वज़ीर आला की तब्दीली के दौरान मौलाना की इस ख्वाहिश ने उन्हें काफ़ी रुसवा भी करवाया। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर पीपल्स पार्टी के ज़रिए मौलाना को ये पैगाम पहुँचाया गया था कि वो आगे लगें तो उनके लिए PTI के 20 अरकान का बंदोबस्त किया जा सकता है। ये तो फिर बाद में पता चला कि 20 क्या एक रुकन को तोड़ना भी नामुमकिन साबित हो चुका था। अच्छा, मौलाना को पहाड़ पे चढ़ाया गया और नीचे से फिर सीढ़ी खींच ली गई। हो सकता है बिलावल इस मामले में अपनी पोजीशन क्लियर करने गए हों। यह भी हो सकता है कि केपी में गवर्नर राज लगाने का फैसला कर लिया गया और बिलावल ने मौलाना से अपने गवर्नर के लिए सियासी हमायत की दरख्वास्त की हो, जिस पर मौलाना ने फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया, ना दिया हो कहना चाहिए। बिलावल और मौलाना की मुलाकात का एक और अहम मौजू मरकज़ में मुतवक्को तब्दीलियाँ भी हो सकती हैं। कहा जा रहा है कि जी एक्सटेंशन का मामला भी अभी तक फंसा हुआ है। अगर ये मामला हल ना हुआ तो मरकज़ में तब्दीली नागुज़ीर हो जाएगी। बिलावल की मौलाना से नाज़रीन मुलाकात इस नए सियासी मंजर का एक हिस्सा समझी जा रही है। जो भी हो, मौलाना निज़ाम से अपना हिस्सा पूरा वसूल करने के आदी हैं और बहुत उनको प्रैक्टिस है इस बात की। अच्छे खिलाड़ी हैं वो इस काम के। इस बार भी अपने 1.5 पाव गोश्त के लिए मौलाना को अगर पूरा ऊँट भी ज़िबा करना पड़ा तो वो रत्ती बराबर भी दरेग नहीं करेंगे। अच्छा नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह ऑर्डर तो नहीं कर सकती जैसे वो कोई बादशाह सलामत हो। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के इन रिमार्क्स पर मुझ समेत हर वकील जो है या कोई भी कानून जानने वाला तालिब इल्म वो हैरान है, परेशान है कि हाई कोर्ट में बैठकर वो सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि उन्हें याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं बादशाह सलामत जजेस ने ही उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के 17वें नंबर से उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया हुआ है और वो खुद भी अपना रुतबा किसी बादशाह सलामत से कम नहीं समझते। ये ज़हन में रखें। यही वजह है कि उन्होंने 10 माह से इमरान खान का केस मुकर्रर नहीं होने दिया। फिर और बादशाह सलामत किसे कहते हैं? फिर एक बादशाह सलामत की तरह ही उन्होंने अपने एक साथी जज को एक बिल्कुल बोगस केस में काम करने से रोक दिए। किबला जस्टिस डोगर साहब, जब आप अपनी अदालत में पेश होने वाली एक कमज़ोर सी वकील, कमज़ोर से मुराद जिस्मानी तौर पे कमज़ोर कह रहा हूँ, ईमान मज़ारी को धमकियाँ दी थी, तब आपने ख़ुद को बादशाह सलामत नहीं समझा था? क्या समझा था फिर आपने ख़ुद को? कानून तो अदालत में ऐसे बर्ताव को बिल्कुल इनकरेज नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। जस्टिस डोगर साहब, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ हर छोटी बड़ी अदालत का जज जो है वो एक बादशाह सलामत और ज़िले सुबानी बना बैठा है। आपको नहीं यकीन आता तो विज़िट करके देख लें अदालतों को। जो ये समझता है कि उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ ही कानून है। एक बादशाह सलामत कल हर कानून को बालाए ताक रख कर तोशाखाना 2 केस में इमरान खान को सज़ा भी सुनाने जा रहा है। बहरहाल नाज़रीन, देखें क्या होता है। रोज़नामा डॉन ने नाज़रीन खबर दी है कि हुकूमत पाकिस्तान में गज़ा में जाने वाली अमन फ़ौज के दस्ते में पाकिस्तानी फ़ौज को शामिल करने का फ़ैसला कर लिया। वैसे ये ख़बर कई रोज़ पहले टाइम्स ऑफ इसराइल में भी शाया हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने जो बात की है वो बहुत ही तशवीशनाक है, जिसका कहना ये है कि पाकिस्तान की जो फ़ोर्स है वो दीगर मुल्कों की फ़ौज के साथ गज़ा में हमास को गैर मुसल्लह करने की कार्रवाइयों में हिस्सा लेगी।
मैं तो इसराइली अखबार की ख़बर पे यकीन करने को तैयार नहीं हूँ। अलबत्ता राना सनाउल्लाह साहब का कहना ये है कि गज़ा में अमन कायम करने के लिए अगर अफवाज पाकिस्तान को मौका मिलता है तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। अगर वहाँ तैनात की जाने वाली अमन फोर्स में पाकिस्तानी फोर्सेस भी होंगी तो ये हमारे लिए सादत होगी। हो सकता है कि राना सनाउल्लाह जिस तरह कह रहे हों गज़ा में जाना पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए सादत की बात हो, मगर इस सादत से फिर सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की की फ़ौज को क्यों महरूम रखा जा रहा है। इसराइली हुकूमत ने तुर्की की फ़ौज को गज़ा में कबूल करने से क्यों इनकार किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तुर्की की फ़ौज हमास को ख़त्म करने की बजाय उसको बाकी रखने के लिए उनसे तावन कर सकती है। अजीब बात है। अब इसराइल के पाकिस्तान को हाँ और तुर्की को ना करने से कई खदशात जो है वो सर उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह करे कि ये खदशात इनमें से कोई एक खदशा भी दुरुस्त साबित ना हो। नाज़रीन, आखिर में अब्बास ताबिश का एक शेर सुन लें। बोलो तुम उनके कितने जनाजे उठाओगे, बोलो तुम इनके कितने जनाजे उठाओगे, जो लोग एक दिन में कई बार मर गए, जो लोग एक दिन में कई बार मर गए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।